नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह। और सबसे पहले वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने अपनी वोटिंग की है। पहली कहानी, यूपी में भटके 2 लड़के चुनावी पिच पर कैसे अटक गए हैं। ये 2 लड़के हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इस खबर में दिलचस्पी 15% लोगों ने दिखाई है। आगे बात करते हैं। यूपी की अगली खबर थी, बिजली को लेकर कैसे हाहाकार मचा हुआ है। विधायकों ने भी, बीजेपी के विधायकों ने भी अब सवाल उठा दिए हैं अपनी ही सरकार पर। इस खबर को 22% लोग देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल में फिर से आग लग गई है। सब्जी तरकारी ने भी जमकर हाहाकार मचा दिया है। इस खबर में बढ़ती महंगाई से जुड़ी इस खबर में 28% लोगों की दिलचस्पी है कि आखिरकार कैसे उनकी जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और चौथी खबर, जो कि आज सबसे बड़ी खबर बनकर निकली है, वो ट्विशा की मौत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी सास गिरिबाला सिंह को और कितने दिनों की मोहलत और मिल गई है, इस खबर को विस्तार से बताएंगे। और कैसे भोपाल की पुलिस ने इस पूरे केस को बिगाड़ के रख दिया, उस पर भी फोकस करेंगे। 35% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। आज की हमारी लीड स्टोरी भी यही है। भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत आत्महत्या और हत्या के बीच झूल रही है। लेकिन आज ट्विशा केस की गूंज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, ये आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले इस केस में आज का अपडेट, 2 बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं, वो आपको दे देते हैं। पहली खबर तो यह कि इस केस की जांच किसी भी वक्त अब सीबीआई संभाल सकती है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि ट्विशा के आरोपी सास गिरिबाला सिंह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिर्फ और 2 दिनों की मोहलत दी है। कोर्ट ने नोटिस जारी करके उनसे 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। यह नोटिस राज्य सरकार और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की उस याचिका पर जारी किया गया जिसमें ट्रायल कोर्ट से मिली गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है, रद्द करने की मांग की गई है। स्टेट की तरफ से कैंसिलेशन ऑफ बेल का जो प्रकरण लगा था, उसके साथ में एक पीड़ित पक्ष है, उन्होंने भी गिरिबाला सिंह उनके जमानत आवेदन को खारिज करने का एक प्रकरण फाइल किया था। तो दोनों केस एक साथ लगे हुए थे। चूंकि पीड़ित पक्ष की ओर से दायर किए गए प्रकरण में नोटिस की तामीली पक्षकार को नहीं हुई थी, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों ही केसेस को अब 27 तारीख को 2:30 बजे सुनवाई के लिए रखा है। तो अब इस पूरे मामले में ट्विशा शर्मा की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लड़ती हुई दिखाई दे रही है। खबर यह भी है कि आज समर्थ सिंह को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए उसके आवास पर ले जाने की तैयारी में भी तमाम जांच अधिकारी हैं। जांच एजेंसी समर्थ से पूछताछ के आधार पर एक डमी के जरिए वही सब फिर से दोहराने की कोशिश करेगी, जिसको रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। 12 मई की रात जो कुछ ट्विशा के साथ हुआ उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। क्राइम सीन रिक्रिएशन का मकसद उन हालातों को बारीकी से समझना है जब ट्विशा की संदिग्ध मौत हुई थी। आज ट्विशा मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली से की सुनवाई थी उनकी कोर्ट में। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की शुरुआती जांच के तौर तरीकों पर गहरे सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। सीधे सीधे ये टिप्पणी भोपाल पुलिस के ऊपर कमेंट करती है, निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार दोनों के परिवार वालों से अपील करते हैं कि वे सार्वजनिक रूप से या मीडिया के सामने बयान देने की बजाय जांच एजेंसी के समक्ष अपना पक्ष दर्ज कराएं, ताकि जांच चले और किसी तरह का उस पर प्रभाव ना पड़े। क्योंकि लगातार गिरिबाला सिंह इंटरव्यूज दे रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इसीलिए टिप्पणी माना जा रहा है कि गिरिबाला सिंह के उन्हीं कृत्यों पर सुप्रीम कोर्ट को आज करनी पड़ी है। मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको टेक ओवर करे। जो हम भी कह रहे थे, हम भी जब 22 तारीख को सीबीआई को हैंडओवर करने का ऑर्डर हुआ, तब से हम बोल रहे थे कि इसको इमीडिएटली सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसमें ट्विशा के परिवार को स्थानीय पुलिस और एसआईटी जो जांच कर रही थी, बहुत सारे कारणों से उन पर विश्वास नहीं रह गया था। तो हम भी ये बोल रहे थे कि वैसे तो ये सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर ही शासन को।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कहा कि हमें अपने सिस्टम पर पूरा विश्वास है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इसमें पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के जांच की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल, जो देश के सबसे बड़े सरकारी वकील हैं, तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान बेहद भावुक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बात साफ है कि लड़की की मौत हो चुकी है, चाहे वो सुसाइड हो या कुछ और। माता पिता के लिए सबक यह है कि डरी सहमी बेटी से बेहतर तलाकशुदा बेटी होती है। तुषार मेहता में पूर्व जिला जज और ट्विशा की सास को भी कटघरे में अपनी इस पैरवी के दौरान खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि गिरिबाला सिंह जांच में बाधा डाल रही हैं। सरकारी वकील सबसे बड़े देश के कह रहे हैं कि गिरिबाला सिंह, जो कि जज रह चुकी हैं, वो जांच में प्रभाव डाल रही हैं, जांच में बाधा डाल रही हैं। वो पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होती हैं। अलग अलग टीवी चैनलों पर लगातार इंटरव्यू दे रही हैं गिरिबाला सिंह। तुषार मेहता ने कहा कि गिरिबाला सिंह लगातार ट्विशा को बदनाम करने की भी इन इंटरव्यूज में कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह को पुलिस ने तीन नोटिस भेजे, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई अपने घर में, जबकि भोपाल में मौजूद भी रही। गिरिबाला सिंह ने ट्विशा पर मैरिजुआना लेने के आरोप भी लगाए हैं, एक तरह का ड्रग। हालांकि ट्विशा के परिवार ने इस पर सख्त आपत्ति दर्ज करके उनकी बेटी को बदनाम करने का आरोप गिरिबाला सिंह पर लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ट्विशा के ड्रग्स लेने की पुष्टि नहीं हुई थी। वो जांच रिपोर्ट सबके सामने है। देखिए, 30 अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट। लेकिन व्हेन वी हैड गॉन टू काकोली रॉय जी के पास हम लोग साथ को गए थे, जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है। गिरिबाला सिंह को सुन रहे थे आप। ये पुरानी साउंड बाइट है जब वो लगातार ये प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ट्विशा शर्मा का कैरेक्टर ठीक नहीं था, वो ड्रग्स लेती थी, वो स्प्लिट पर्सनालिटी थी और न जाने क्या क्या आरोप उन पर लगाए। इसीलिए आज कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई मीडिया से दूर रहिए, जांच में सहयोग करिए। इस केस में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ट्विशा के परिवार ने लंबी लड़ाई लड़ी है। ये तस्वीरें ट्विशा के परिवार की, ट्विशा के परिवार के द्वारा हम तक पहुंची हैं। हम इन तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि ट्विशा कितनी जिंदा दिल और हंसमुख लड़की थी। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों के साथ कितना लाइफ को वो एंजॉय करती हुई दिखाई भी देती है। परिवार ट्विशा का लगातार डटा रहा, तभी दूसरा पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर दिल्ली के द्वारा हो चुका है। परिवार अड़ा रहा, तभी सीबीआई जांच की सिफारिश भी हो पाई। लेकिन सवाल है कि क्या अब ट्विशा को इंसाफ मिल जाएगा? क्या सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? क्या ट्विशा के परिवार का शक यकीन में बदल पाएगा? ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर उसे हत्या करके लटका दिया गया? क्या ये पता चल पाएगा? ऐसे कई इफ एंड बट ट्विशा की मौत मिस्ट्री के चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं भोपाल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर। इस पूरे मामले को किस तरीके से भोपाल पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की, अब उसको धीरे धीरे करके आपके सामने खोलने की हम कोशिश करते हैं। ट्विशा केस में भोपाल पुलिस लगातार सवालों के चक्रव्यूह में घिरी हुई है। भोपाल पुलिस के कमिश्नर संजय कुमार रोज कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। उनका हर एक बयान आता है कर रहे हैं, हो जाएगा, कोशिश चल रही है टाइप के होते हैं। आज भी उनका एक ऐसा ही बयान सामने आया है। जब पत्रकारों ने उनसे समर्थ सिंह से पूछताछ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा पूछताछ हो रही है, टाइम लगेगा। नहीं, अभी तो पूछताछ जारी है उनसे, और जो भी देखो आरोपी जो भी बताता है उसका हमें बहुत वेरीफाई करनी पड़ती है। हर चीजें एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़नी पड़ती है, क्योंकि आरोपी जो बताता है उसकी लीगल वैल्यू ज्यादा नहीं होती। उसके कंटेक्स्ट में अगर हमें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या एविडेंस मिलता है तब उसकी वैल्यू होती है। तो वो ये काफी जटिल प्रोसेस होती है आरोपी से पूछताछ, वो हम सब कर रहे हैं, टाइम लगेगा उसमें। तो सुना आपने भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार क्या कह रहे हैं, टाइम लगेगा उसमें। इनको तो उसमें भी टाइम लगा था कि ये पकड़ पाए कि आखिरकार समर्थ सिंह लापता कहां था, इतने दिनों तक गायब कैसे रहा भोपाल से
जबलपुर पहुंच जाता है कोर्ट तक, लेकिन कमिश्नर साहब की पुलिस को पता नहीं चलता है। कमिश्नर साहब ने जो कहा वो तो पुलिस को करना ही होता है, ये पुलिस का काम है, इसी बात की तनख्वाह तो नहीं मिलती है, इसीलिए तो पुलिस को पुलिस कहा जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे भोपाल पुलिस काम करने में नहीं, समय बर्बाद करने में माहिर हो चुकी है। घटनाएं देखिए, भोपाल पुलिस 11 दिनों तक ना तो आरोपी समर्थ सिंह को ढूंढ पाई, भोपाल पुलिस को ना तो गिरिबाला सिंह के थाने से पूछताछ कर पाई, सिर्फ नोटिस भेजकर अपना फर्ज निभाने का ड्रामा करती रही। इतना ही नहीं, भोपाल की पुलिस ने घोर लापरवाही से जिम्नास्टिक बेल्ट का पोस्टमार्टम से वैज्ञानिक मिलान तक नहीं किया। कहा जा रहा है कि इसी जिम्नास्टिक बेल्ट जो कि ऊपर जिम में लगी हुई थी, उससे फांसी लगाई गई या उसको मारा गया। गिरिबाला सिंह की पूरी कॉल डिटेल सामने आ गई। इस कॉल डिटेल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त, जिला जज और सीसीटीवी टेक्नीशियंस के नंबर होने का दावा किया गया। लेकिन फिर भी भोपाल के पुलिस कमिश्नर को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछताछ कर सके, बता सके कि अगर पूछताछ हुई तो क्या पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, भोपाल पुलिस को इतने बड़े मामले में एफआईआर करने में भी 3 दिन लग गए थे। 12 रात की घटना थी, 12 मई की रात की, और 15 तारीख को एफआईआर हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में ट्विशा पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने भी भोपाल पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन की देरी हुई, सबूतों को सुरक्षित रखने में लापरवाही बरती गई। आखिरकार क्यों भोपाल पुलिस लगातार एक के बाद एक ढीले कदम उठा रही थी। ट्विशा का परिवार लगातार सीसीटीवी से छेड़छाड़ के आरोप भी लगा रहा है, फॉरेंसिक जांच की मांग करता रहा, लेकिन आज पुलिस कमिश्नर संजय कुमार कह रहे हैं कि सीसीटीवी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बाकी और भी हम दिखवा रहे हैं, कई बार कोई व्यक्ति लेट शिकायत करने आता है, बाकी और भी हम दिखवा रहे हैं, कई बार कोई व्यक्ति लेट शिकायत करने आता है। कोई व्यक्ति लेट शिकायत करने आता है। 12 तारीख की रात को 10 बजे, 10:30 बजे अस्पताल पहुंचती है ट्विशा को लेके, और जब वो मर चुकी होती है उसी वक्त केस दर्ज हुआ था। एफआईआर 15 तारीख को हुई। सीसीटीवी फुटेज जो हम बार बार आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको अगर आप देखेंगे, इसमें कई सारे कट्स दिखाई देते हैं। कमिश्नर साहब, अगर सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ नहीं हुई तो फुटेज में तारीख और समय क्यों अलग दिखाई देता है? संदिग्ध मौत 12 मई को हुई, जबकि सीसीटीवी की फुटेज पर 10 मई की तारीख क्यों दिखाई देती है? सवाल यह भी है कि इस फुटेज में समर्थ और 2 लोग ट्विशा को नीचे लाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस फुटेज में वो ऊपर जाते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए हैं? वो फुटेज कहां चली गई? सवाल यह भी है कि क्या इस फुटेज की फॉरेंसिक जांच आपकी पुलिस ने करवाई या नहीं करवाई? यह भी पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को बताना चाहिए कि आखिरकार क्या कर रहे थे वो और उनकी पुलिस। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भोपाल पुलिस कमिश्नर साहब संजय कुमार को देश को देने होंगे। हो रहा है, हो जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। एक लड़की की संदिग्ध मौत हो जाती है और भोपाल पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। अगर भोपाल पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई होती तो सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ती आज? क्या भोपाल पुलिस इतनी कमजोर है कि वो संदिग्ध मौत का मिस्ट्री नहीं मान रही है, इसीलिए वो सुलझा भी नहीं रही है? अब सीबीआई ट्विशा केस की जांच कर रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि सबूत मिटाए नहीं गए होंगे? अगर सबूत नहीं मिटाए गए होंगे तो सीबीआई कैसे जांच कर पाएगी, ये भी सोचेगा, क्योंकि गिरिबाला सिंह जो कि सह अभियुक्त हैं और समर्थ सिंह जिसके घर में ये क्राइम हुआ जहां ट्विशा शर्मा रहती थी, वो घर को सील नहीं किया गया, वो लगातार उस घर में रहती रही। कैसे में ट्विशा को इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल भी भोपाल पुलिस से अब पूछे जाने चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर। बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, उनकी पार्टी हार गई है, लेकिन उस हार का असर अब उत्तर प्रदेश पर दिखने लगा है, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कहां तो इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने की बात की जा रही थी और कहां समाजवादी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े दल कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, पहले उसको सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से यूपी की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 27 के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। उनकी अगुवाई में यहाँ चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, इसलिए
हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है। जिस कांग्रेस के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था, लड़ाई नहीं जीता भी था। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी। अखिलेश यादव का रुतबा बढ़ गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद अचानक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे, गुर्राने लगे हैं। तो सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी को वाकई लगता है कि बगैर कांग्रेस के ही वो 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने में सक्षम है? क्या समाजवादी पार्टी को यह भी लगता है कि 2022 में जिस तरह कांग्रेस अकेले लड़कर बुरी तरह हारी थी, वो फिर से हारेगी? क्या समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का पहले ही करारा जवाब देना चाहती है, जैसा बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से प्रेशर डालकर ज्यादा सीटें ले ली थी? क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि जिस तरह कांग्रेस के नेता बहुजन एकता के नाम पर मायावती का दरवाजा खटखटाने चले गए थे, उसमें क्या कांग्रेस गठबंधन को लेकर अब सपा पर प्रेशर बना रही है? और क्या समाजवादी पार्टी को यह भी लगता है कि जिस तरह ममता बनर्जी को कांग्रेस ने बंगाल में हरवा दिया, वैसे ही उसको भी वो हरवा सकती है? कांग्रेस इस बात से भड़की हुई है कि अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया कि बात सीट की नहीं जीत की है। यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक सीमा से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। नवभारत को समाजवादी पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अखिलेश यादव कांग्रेस को किसी भी हाल में 22, 23, 24 से ज्यादा सीटें विधानसभा में नहीं देना चाहते हैं। इससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। वो कह रही है कि सीट नहीं तो जीत नहीं, सीट नहीं तो जीत नहीं, जीत नहीं तो सीट नहीं। इसी के बीच में कांग्रेस और सपा इस वक्त उलझे हुए हैं। वैसे इमरान मसूद के बारे में बताऊं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सहारनपुर से सांसद बने थे साथ में, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी तलखी कोई आज की नहीं है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को आंकड़ों के खेल से लगता है कि अब की बार बाजी उनके हाथ लग सकती है। आंकड़ों की बात करें तो अगर आप ध्यान से आंकड़ों को मेरे साथ समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें वहां पर होती दिखाई देती हैं। 2017 की चुनाव विधानसभा के 312 सीटें बीजेपी को आती हैं, 47 सीटें सपा को आती हैं, 7 सीटें कांग्रेस को आती हैं 2017 में। और उसके बाद वहां पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और अखिलेश यादव वो चुनाव हार गए थे। 2022 का चुनाव 255 सीटों पर बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान हो गया। इसमें सपा 111 पे आ गई, 64 सीटों का फायदा हुआ 2022 में, और कांग्रेस घटकर 2 पर रह गई। यहां पर अलग अलग लड़े थे, यहां पे एक साथ लड़े थे, तो एक साथ कुल मिलाकर ये साफ तौर पे आंकड़े दिखा रहे हैं कि यूपी में अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो फायदे में रहा था पिछली बार। एक और ग्राफिक्स देखिए, ये ग्राफिक्स है लोकसभा के नतीजों का। लोकसभा में 2019 के जब चुनाव हुए तो बीजेपी को 62 सीटें आई थी, सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट थी। 2024 2 साल पहले जो चुनाव हुआ, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रह गया, यानी उसको 29 सीटों का नुकसान हुआ। सपा के खाते में 37 सीटें आई, जो कि 2024 में यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 32 सीटों के फायदे के साथ, और 6 सीटें कांग्रेस की आई थी, और ये गठबंधन में इंडिया ब्लॉक में लड़े थे ये लोग। यानी आपको समझ में आ सकता है कि किस तरीके से यूपी में अब सपा को लग रहा है कि उसके अच्छे दिन आ रहे हैं। अब कांग्रेस के सीट वाले दबाव पर बीजेपी चुटकी ले रही है, सुनते हैं। बढ़ गया सपा कांग्रेस का फिर से कलेश, अखिलेश जी ने दिया संदेश, कांग्रेस को नहीं मिलेगा कोई स्पेस, तो इसीलिए भड़के हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद ने जिस प्रकार से अब अखिलेश जी को आईना दिखाते हुए कहा है कि राहुल गांधी ही नेता है। पहले अखिलेश जी ने बोला कि 403 पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उन्होंने बोला कि ये सीट की नहीं जीत की बात है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस में मिशन विशन नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार से समाजवादी पार्टी भी अपनी चाल सोच समझकर चलना चाहती है। जिस तरह यूपी में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव तक स्थगित कर दिए गए हैं, उसको समाजवादी पार्टी अपने लिए फायदेमंद मान रही है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी को पंचायत चुनावों में हार का डर सता रहा है, इसीलिए इन पंचायत चुनावों को टाल दिया गया। इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग क्या कह रहे हैं, क्यों ये पंचायत के चुनाव टाले गए, कौन डर रहा है, कौन किसके फेवर में जा रहा है, आइए सुनते हैं। पंचायत चुनाव हमेशा रूलिंग पार्टी जीतती है,
विधानसभा चुनाव में कोई भी रिजल्ट आए, लेकिन उसके पहले सरकार के रहते हुए जो चुनाव होते हैं उसमें पंचायतों में दबदबा रूलिंग पार्टी का होता है। ज्यादातर ग्राम प्रधान निर्दलीय ही चुने जाते हैं, लेकिन बाद में अपने को पार्टी के साथ घोषित कर देते हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी यही होता है, जिला पंचायत सदस्यों के साथ भी होता है, जो डीडीसी कहते हैं, जिनके 3050 पद है उत्तर प्रदेश। तमाम इस तरह की जो चीजें हैं उसमें सारा कुछ रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की तरफ। ये कहानी भी यूपी से ही जुड़ी हुई है और इस कहानी का एक ना एक छोर जाके चुनाव पे जरूर टिकता है, जो चुनाव अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले हैं। पूरे देश के साथ साथ यूपी भी इस वक्त भीषण गर्मी से तप रहा है, लेकिन गर्मी से ज्यादा बिजली कटौती यूपी के लोगों को इस वक्त जला रही है। गांव हो, कस्बा हो, बड़े शहर हो, हर जगह एक ही शिकायत है, बिजली घंटों गायब है। क्यों गायब रहती है? किसी शहर में आधी रात तक बिजली नहीं आती है, आधी रात अंधेरे में कट रही है, कहीं दिन भर बिजली की ट्रिपिंग को सता रही है और पावर कट से परेशान लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। बड़ा सवाल है, आखिर क्यों चरमराती दिखाई दे रही है यूपी की बिजली की व्यवस्था? क्या बढ़ती गर्मी के सामने यूपी के पावर सिस्टम ने हथियार डाल दिए? बिजली विभाग का दावा है कि रोस्टर के मुताबिक ही बिजली की सप्लाई दी जा रही है। फिर यूपी के शहर शहर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? यूपी की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में बिजली गुल होने पर लोगों ने हंगामा काटा है। बिजली घर पर पहुंचकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। लोगों के गुस्से को देखते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर हालात काबू में आ पाए। अभी लखनऊ में बिजली कटौती का क्या हाल है, इसे सुन लेते हैं। लाइट नहीं आ रही है और मतलब दिन भर बच्चे बीमार हो रहे हैं, मतलब अस्पताल जा रहे हैं, उल्टी हो रही हैं, मतलब बहुत सी बीमारी हो रही हैं। आदमी क्या करेगा बताइए? तो आपको बिजली कटौती हो रही है? हाँ हो रही है। मतलब ये समझ लीजिए लाइट 1 घंटे को दे देते, फिर मतलब हर घंटे, रात में तो आती ही नहीं है। ये समझ लीजिए रात में तो मतलब आती ही नहीं है। जब सोने का टाइम होता है 12 बजे, जब ही लाइट कट जाती है। घर में लाइट ना हो तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, सभी लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन लाइट के लिए सरकार का एक तरफ कहना है कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन धरती पे कोई काम नहीं होता सरकार में। ऐसे अगर यूपी के अमरोहा की बात करूं तो अमरोहा जहां की तस्वीरें मेरे पीछे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, अमरोहा में भी बिजली कट को लेकर परेशान लोगों ने बिजली घर का घेराव किया है। अमरोहा में बिजली संकट ने विकराल रूप ले लिया है। दर्जनों गांवों में पिछले 15 दिनों से बिजली गायब है। भीषण गर्मी में लोग बेहाल हैं और अब गुस्साए ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। सिर्फ लखनऊ या अमरोहा ही नहीं, कानपुर, एटा, बरेली जैसे 2 दर्जन से भी अधिक शहरों से लोगों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच यूपी में बिजली की मांग कितनी बढ़ गई है, इसे ग्रिड इंडिया के एक आंकड़े से आपको समझाता हूं। ग्रिड इंडिया के मुताबिक बिजली की हाई डिमांड में यूपी देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 22 मई का आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। आप पीछे ग्राफिक्स में आप देखिएगा। इस विरोध प्रदर्शनों के बाद 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। 22 मई का आंकड़ा है 2024, 2025 और 2026। यूपी को देखिए आप, खासतौर पर 2026 में 3476 मेगावाट चाहिए। इसी दिन एक साल पहले 24,000 चाहिए थी और उसके पहले 27,795 चाहिए थी। यानी यूपी में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और ये जो है हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर राज्य पहुंच गया है। महाराष्ट्र सबसे नंबर पे 1 है और गुजरात नंबर 3 पर है। लेकिन क्योंकि यूपी में किल्लत ज्यादा है, कटौती ज्यादा है, क्यों कटौती की जा रही है आप समझ में आता होगा, इसीलिए हंगामे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजली विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। सीएम योगी ने अघोषित बिजली की कटौती पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया। बिजली विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन लोगों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह के आक्रोश और प्रदर्शन से निपटने के लिए योगी सरकार को बिजली सप्लाई केंद्रों के बाहर अब पीएससी को तैनात करने का फैसला करना पड़ा है। दावे किए जा रहे हैं कि यूपी में बिजली की डिमांड पीक पर है, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही। बिजली कटौती को लेकर जनता का गुस्सा देखकर खुद बीजेपी के, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को अपनी सरकार को चिट्ठी लिखी है। मिसाल के तौर पर लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखा। उन्होंने एक स्थायी कार्य योजना बनाने की मांग की। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में बार बार बिजली कटौती, लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर ओवरलोड,
फीडर ट्रिपिंग, अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट और शिकायतों के निस्तारण को परेशानी का कारण गिनाया। बीजेपी के एक और विधायक है संजीव अग्रवाल ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बरेली में बिजली की हालत बेहद खराब है, लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं और अफसर आराम से बैठे हुए हैं। विधायक और जनप्रतिनिधि फोन करते हैं लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। प्राकृतिक आपदा और विभाग की कम्युनिकेशन के गैप की वजह से जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं के कारण आज मैं 3 दिन पहले पार्टी कार्यालय पर भी बैठा था। विधायक हैं रूलिंग पार्टी के सिटिंग विधायक परेशान इसलिए हैं कि चुनाव में इनको भी जाना 6 महीने के बाद। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चिट्ठी को सिर्फ एक दिखावा करार दिया। जो राजेश्वर सिंह की आप चिट्ठी यहां देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूपी में बिजली कटौती को लेकर असहनीय महाविद्युत आपदा से आक्रोश है और भयभीत भाजपाई विधायक सांसद दिखावे वाली चिट्ठी लिख रहे हैं। अखिलेश ने आगे ये भी लिखा कि बीजेपी विधायकों की चिट्ठी विपक्ष से टिकट के लिए आवेदन है, लेकिन जिन लोगों ने जनता को दुख दिए उनके लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है। यानी बिजली संकट को यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर अब देखा जा रहा है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि मेरठ से लेकर तमाम जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कानपुर की तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं, और अगली जो तस्वीर आप निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। कानपुर देहात की तस्वीरें। अखिलेश के तंज और विपक्ष के आरोपों पर यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने भी पलटकर वार किया है। सुनते हैं उनको। अखिलेश यादव की एक आदत हो गई है, चाहे कोई भी मौसम हो, बोलते हैं ना कि बिना मौसम के रोना भी कोई रोना है, तो ये अखिलेश यादव बिना मौसम के रोने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम सर्वाधिक बिजली आजकल दे रहे हैं, पिछले 4 वर्ष से दे रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के इतिहास में हमारा उत्तर प्रदेश पहले निचले पायदान पे हुआ करता था बिजली देने के मामले में। आज हम नंबर 1 के स्टेट बन करके उभरे हैं सबसे ज्यादा बिजली देने वालों। तो अखिलेश यादव को कहीं कुछ कहने की और गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि इतना बिजली देने के बावजूद कई बार स्थानीय परिस्थितियों के कारण स्थानीय लोगों को बिजली मिलने में व्यवधान होता है। अखिलेश यादव का जवाब तो शर्मा जी दे रहे हैं, लेकिन राजेश्वर सिंह की चिट्ठी का, संजीव अग्रवाल की बातों का जवाब उन्होंने कम से कम इस साउंड बाइट पे तो नहीं दिया। आगे जाके वो क्या जवाब देंगे अपनी पार्टी को, ये शर्मा जी पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदों से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आज बुरी तरह गिरी हैं। जी हां, सस्ता हुआ है। ब्रेंट क्रूड 6% टूटकर $100 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया। लेकिन विडंबना देखिए, बिल्कुल उल्टा हमारे देश में हुआ। आज ही हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता पर महंगाई का, पेट्रोल डीजल के बड़े दामों का एक और चाबुक चला है, जिसने घर का बजट इस गर्मी के मौसम में झुलसा दिया है। पश्चिम एशिया में लगी आग की लपटें समंदर पार कर सीधे आपकी रसोई तक पहुंच गई हैं। असर अब आपकी जेब पर पड़ रहा है। सवाल है, जब ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है तो देश में ये महंगाई की आग क्यों लगी है? तस्वीर बिल्कुल साफ है। पिछले सिर्फ 11 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। स्क्रीन पर जरा ध्यान से इन आंकड़ों को देखिएगा। आज करीब $2.70-80 तक दाम बढ़े हैं और बीते 10-11 दिनों में चौथी बढ़ोतरी है। दिल्ली में दाम इस वक्त पेट्रोल के 102 के ऊपर पहुंच गए हैं, डीजल 95 के ऊपर है। गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ, ये सबके दाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जो कि साफ तौर पर दिखा रहा है कि देश के बड़े बड़े महानगरों में आज के पेट्रोल डीजल के भाव कहां चल रहे हैं। देश का नक्शा उठाकर आप छान मारिएगा, शायद ही देश का कोई मेगा सिटी बचा हो जहां पेट्रोल का रेट 100 रुपए से नीचे मिल रहा हो। सब जगह लगभग 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जब क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल पूरे देश के लिए एक ही रेट पर आता है तो अलग अलग शहरों में ये रेट इतने अलग अलग क्यों हैं? तो इसकी वजह वैट यानी वो टैक्स जो राज्य सरकारें अपनी मर्जी से इस तेल पर, पेट्रोल पर, डीजल पर वसूलती हैं। यानी केंद्र का टैक्स अपनी जगह, राज्यों का टैक्स अपनी जगह, और इसीलिए आम आदमी इन दोनों टैक्सों के बीच में पिस रही है तो देश की बेबस जनता। इस महंगाई के खेल की क्रोनोलॉजी और इसकी टाइमलाइन को भी आपको समझना इस वक्त बेहद जरूरी है।
जरा फ्लैशबैक में आपको लिए चलता हूं और देखते हैं कि पिछले 2 सालों में सरकार ने आपको कैसे सुकून दिया और फिर अचानक कैसे झटका लगा है। दिल्ली की बात करें तो मई 2024 में जो आंकड़ा था वो पेट्रोल का रेट 94 रुपये 72 पैसे था मई 2024 में, जबकि डीजल 87 रुपये 62 के आसपास था। एक साल बाद यानी मई 2025 में इस रेट में कोई बदलाव नहीं दिखा। लेकिन 28 फरवरी 2026 को पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन रेट तब नहीं बदले। युद्ध शुरू होने के 2.5 महीने बाद यानी अब पहली बार 15 मई को जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों का पहला झटका लगा युद्ध बढ़ने के बाद। ये वो आंकड़े हैं आपके सामने। 14 मई तक इतने ही थे और ये देखिए 15 मई आने के बाद क्या होता है। दोनों की कीमत करीब करीब 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। इसके बाद 19 मई को और 23 मई के बाद आज फिर दाम बढ़े हैं। ये देखिए दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्टीप होता जा रहा है हाइक को। 11 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94 रुपये 72 पैसे से बढ़कर 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 92 रुपये 49 पैसे जो थी 23 मई को वो बढ़कर अब 95 रुपये। अगर आप यहाँ से यहाँ का हाइक देखेंगे तो कितना ज़्यादा दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ चुके हैं, ये आंकड़े आपको साफ दिखा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव खत्म हुए और चुनाव खत्म होने के साथ ही ये बोझ आपके कंधे पर डाला जाने लगा। और अब आते हैं उस बात पर जो सीधे आपके पॉकेट और आपके बैंक अकाउंट पर चोट करने वाली है। अगले 5 दिनों में मई की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। मोबाइल पर मैसेज भी आपके गिरेगा कि सैलरी क्रेडिटेड, लेकिन ये सैलरी आपको खुशी से ज्यादा आपकी चिंता बढ़ाने वाली होगी। सैलरी वही फिक्स अमाउंट है जो पिछले महीने आपके अकाउंट में आई थी। आपकी सैलरी में एक ढेले की बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन आपके फिक्स सैलरी पर महंगाई का कितना बोझ पड़ा है वो भी अब आप देख लीजिए। पहले आप दिल्ली में पिछले 15 दिनों में डेयरी और बेकरी प्रोडक्ट के बढ़े हुए दाम को देखिए। अब आपको दाम दिखाता हूं क्या हुआ पिछले 15 दिनों में। दूध जो 70 रुपए का था वो 25 तारीख को आज बढ़ के 72 का हो गया। पनीर जो 92 रुपए का हुआ करता था वो 95 रुपए का हो गया। ब्रेड जो 30 रुपए की आती थी वो बढ़कर 33 रुपए की हो गई। ये 10 मई से 25 मई के बीच है और इसी महीने में अब आपकी सैलरी आने वाली है। अब आपको इतने का सब लेना पड़ेगा। लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आटा 440 से 450 का था वो 455 से 465 हो गया। दाल अरहर 160 से 170 रुपए मिलती थी 10 मई को, वो 172 से 180 रुपए हो गई। यहाँ भी देखिए करीब 12 रुपए की बढ़ोतरी है। 155 से 160 रुपए का सरसों का तेल था जो 163 से 168 रुपए हो गया। 15 दिनों की बढ़ोतरी है ये, मात्र 15 दिनों की। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आलू प्याज के दाम लिख लीजिए जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। मैं उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूं जहां पर जो घरों में हर रोज इस्तेमाल होते हैं और जिसमें हर व्यक्ति प्रभावित होता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। 25-28 रुपए का आलू जो आता था प्रति किलो वो 30-35 रुपए हो गया। प्याज 30-35 से बढ़कर 35-40 हो गया। टमाटर 35-40 का जो था वो बढ़ के 45 से 55 रुपए हो गया। लौकी जो 30 से 35 रुपए प्रति किलो थी वो 40 से 45 रुपए हो गई। भिंडी जो 50 से 60 रुपए प्रति किलो थी वो 65 से 75। यानी हर जगह पर 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हर चीज में हमको दिखाई दे रही है। और ये बढ़ोतरी जो है यही जेब पर असर डालेगी। तनख्वाह उतनी ही आएगी 5 दिनों के बाद, लेकिन कटौती कितनी ज्यादा आपके बचत थी जो आप सेविंग कर रहे थे वो कम होती जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम जनता किस तरह त्राहिमाम कर रही है। ये जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई और देखते हैं जनता क्या कह रही है। पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको लाइव इस समय दिखा रहे हैं। आज की जो ताजा अपडेट कीमतें हैं वो आपको इस समय दिखाई दे रही हैं। 120 रुपए 28 2.5 रुपए बढ़ जाने के बाद प्रीमियम पेट्रोल डीजल का है और वहीं सादा पेट्रोल 111 रुपए 12 का है और उसके बगल में 97 रुपए 98 पैसे जो आप देख रहे हैं वो डीजल की कीमत है। जो नया रेट सुबह 6 बजे के करीब नया जो रेट लागू होता है नए नियम के हिसाब से, उसके बाद से ये अपडेट हुआ है। महंगाई की मार लोगों पर लगातार पड़ती जा रही है। लोग अपने कामकाज के लिए निकले हैं। पूछते हैं अब क्या कर सकते हैं, पेट्रोल तो भरवाना ही है। अब कितना भी बढ़ा दें, काम पे जाना है तो पेट्रोल भराना है, लेकिन महंगाई की मार तो बहुत महंगाई हो गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लगी महंगाई की आग का सीधा असर आपके पेट पर पड़ने वाला है। मुंबई का वड़ा पाव जो एक आम लोगों का पेट भरता है, उस वड़ा पाव की कीमत भी बढ़ चुकी है। मुंबई से देखिए मेरे सहयोगी राकेश की रिपोर्ट।
पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही दामों का असर अब रोजमर्रा के चीजों पे भी पड़ने लगा है। मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव जो है वो भी महंगा हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ब्रेड कंपनी है उन्होंने ब्रेड्स के दाम बढ़ा दिए थे, तकरीबन एक पैकेट पे जो है 5 रुपए के दाम बढ़ गए थे। अब जो पाव है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं, तकरीबन जो है 1 रुपए प्रति पाव जो है वो महंगा हो गया है। जो एक लादी आती है उसके ऊपर 5 से 6 रुपए जो है दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से जो वड़ा पाव पहले 18 रुपए का था अब वो 20 रुपए का हो चुका है। और आम मुंबई का जो है उसे इस महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। और अब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, ये दाम और भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो वड़ा पाव का आनंद ले रहे हैं। मुंबई की का वड़ा पाव और पाव भाजी बेहद फेमस है, लेकिन अब जो है महंगाई के चलते ये वड़ा पाव भी अब महंगा होते जा रहा है। मैडम, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, एक बार वड़ा पाव जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्या असर पड़ता है इससे आपके बजट पे? हाँ, पड़ता है ना। हम लोग की इतनी कमाई ना, हम लोग इतना महंगा वड़ा पाव कैसे खा पाएंगे? वड़ा पाव तो है अच्छा, वड़ा पाव खा के ही सब लोग हम लोग रोजगार रहेगा, पेट भरते हैं। मुंबई का वड़ा पाव महंगा हो गया, फिल्म सिटी के बाहर मिलने वाली चाय महंगी हो गई, जो समोसा बाहर मिलता है वो महंगा हो गया। लगातार बीते 15 दिनों में ये सब कुछ हमने झेला है। अब आपको मैं पटना लिए चलता हूं, अनाज मंडी में। यहाँ पर दाल चावल आटे के भाव किस कदर चढ़े आप खुद देखिए जरा। अभी हम पटना के मीठापुर मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर होलसेल पूरे कह सकते हैं बिहार के अलग अलग जिलों में यहाँ से जो अनाज है या फिर और भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सप्लाई होती है। लोग चूंकि जो अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, कितना असर हुआ है दाम पे? आप लोगों का भी कुछ बढ़ा है क्या दाम? नहीं, हम लोग को मिल से जो दाम आता है उसके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। दाम में कोई ज्यादा का बढ़ोतरी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा प्रभाव थोड़ा पड़ रहा है, हल्का। और अब बात कर लेता हूं सब्जियों की। महंगाई की मार सीजनल सब्जियों पर ज्यादा पड़ी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है डीजल के दाम बढ़ने से। इसका असर सब्जियों के रेट पर दिखने लगा है, देखिए जरा। सब्जी की दुकान पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं आड़त पर, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मसलन अगर भिंडी की हम बात करें तो भिंडी 20 रुपए किलो बिका करती थी, वो इस वक्त 30 रुपए किलो बिक रही है। उसी तरीके से जो नेनुआ है वो भी 20 से 30 रुपया हो गया है। अगर बैगन की बात करें तो बैगन भी, उसमें भी 10 रुपया प्रति किलो का इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ रही हैं। जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हुआ है उसका असर सब्जी के दामों में कितना पड़ रहा है? वही करीब 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों का रेट बढ़ा पड़ा है। वही फर्क पड़ रहा है। ये कितने दिनों से हो रहा है? ये 1 हफ्ते के लमसम से हो रहा है। तो देखा आपने, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, वाराणसी, लखनऊ, कोई भी अछूता नहीं है, सब जगह महंगाई की मार है। 11 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई चौथी बढ़ोतरी ने देश की सियासत में भी आज उबाल ला दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को महंगाई मानव बताकर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके आपकी जेब कटती रहे। तेल की कीमतें सिर्फ आपकी गाड़ी का बजट नहीं बिगाड़ती, बल्कि पूरे देश में कैस्केडिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। यानी डीजल महंगा तो माल भाड़ा महंगा, और माल भाड़ा महंगा तो मंडी की सब्जी से लेकर आपके किचन का राशन तक सब कुछ महंगा। जब आग इतनी बड़ी हो तो सरकारों के पास जनता को बचाने के 3 सबसे बड़े रास्ते हैं। क्या रास्ते ये हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला उपाय ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए। अगर इसे सबसे ऊंचे 28% के स्लैब में रख दिया जाए तो पूरे देश में पेट्रोल रातों रात 75 से 80 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ जाएगा। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि राज्यों का वैट में कटौती कर लें। तेलंगाना जैसे राज्य में पेट्रोल पर वैट 35% तक है। राज्य सरकार चाहे तो इस दर को घटाकर जनता को तुरंत सीधी राहत दे सकती है। तीसरा तरीका जो हो सकता है कि दुनिया के कई देशों ने अपनाया है, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती। केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी में to कर दें तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आ जाएंगी और इस महंगाई का दम टूट जाएगा। और अब बात कर रहे हैं आखिर में हम लोग पब्लिक व्यू की, जनता क्या कह रही है। संध्या चौधरी जी का पोस्ट है महंगाई को लेकर। महंगाई की जड़ महंगा पेट्रोल है। बिना साधन के रोजमर्रा की वस्तुएं दूर दूर तक कैसे पहुंचेंगी, ऐसे में सब महंगा ही मिलेगा। प्रदीप जी का पोस्ट है महंगाई को लेकर ही। महंगाई को अटूट निष्ठा के साथ खामोशी से सहन करना, यह भी एक मूक देशभक्ति ही है।
तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।